हाँ तो बच्चों, कल का वीडियो हमने जो पिछला पार्ट है उसको हमने रोका था ब्लैक सॉइल के पास, काली मिट्टी के पास। उम्मीद है कि अब आप तैयार होंगे फिर से एक बार हमारे साथ। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया रेड से सब्सक्राइब लिखा है उसे टैप कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पूरे कोर्स का एक एक पॉइंट रेगुलर पार्ट में वीडियो अपलोड करता रहा हूं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी और अपना अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो चलते हैं काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में हम देखते हैं कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण रियल में बैसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। कहने का मतलब ये कि इसका जो पेरेंट रॉक है वो बैसाल्ट चट्टान है। जैसा कि आप जानते हैं, बैसाल्ट चट्टान एक ज्वालामुखी चट्टान है। बैसाल्ट चट्टान से निर्मित ये मिट्टी खास करके कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होता है, इसमें जल ग्रहण क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। कहीं कहीं इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी खास करके दक्कन के पठार पर मिलते हैं। तो दक्कन का पठार, ये इलाका कौन सा है हमारे देश में? तो ये इलाका हमारे देश में कुछ तो गुजरात का भाग है, कुछ महाराष्ट्र का भाग है, कुछ मालवा है, कुछ मध्य प्रदेश है, कुछ छत्तीसगढ़ का पठारी इलाका है। कहने का मतलब ये कि गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में ये ब्लैक सॉइल फैली हुई है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों तथा मृत्तिका से बना है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदा में गहरी दरार पड़ जाती है, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है, इनको जोतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले बौछार में ही शुरू कर दी जाती है। तो अब आगे हम लोग जो चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मैप में आप देख लीजिए। मैप में आप उत्तर का मैदान यानी नेपाल जो लिखा है, नेपाल के सामने लंबा सा जो मैदान है वो गंगा का मैदान है, और फिर उसके ठीक पश्चिम की तरफ जो पूरा एरिया है वो आपका दक्कन ट्रैप है। यहाँ पर आपका काली मिट्टी का एरिया है। यहाँ पर आपके कुंजी में नोट्स में दिया हुआ है, कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं लाल मिट्टी में, रेड सॉइल में। रेड सॉइल रियल में लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा का बीच वाला भाग का दक्षिणी छोर पर तथा पश्चिम घाट के पहाड़ी पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल रवेदार आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के मिश्रण से बना है। लौह धातु के प्रसार के कारण ही इसका रंग कहीं कहीं लाल दिखता है, और अत्यधिक जल के कारण ये कुछ पीलापन भी लिए हुए हैं। इसके बाद आगे है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट शब्द जो है वो ग्रीक से निकला है, लेटर, जिसका अर्थ होता है ईंट। ग्रीक भाषा में ईंट को लेटर कहा जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी देखने में बिल्कुल ईंट के चूर्ण जैसे लगते हैं। इनका भी कलर लाल होता है। इसका निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक के कारण आने से और भारी वर्षा, अत्यधिक निस्क्षालन यानी लिंचिंग का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। कहने का मतलब ये कि इसका जो पीएच वैल्यू है वो
लगभग 6.0 से अधिक होती है, जिसमें कि सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी रहती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। यहां इनमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति जो वनस्पति है काफ़ी विरल है, काफ़ी कम होता है। विरल वनस्पति के कारण यहाँ पर पर्यावरण से जो इनको ह्यूमस की प्राप्ति होनी होती है उसकी मात्रा घट जाती है, क्योंकि ये तो पत्ते के गिरने से ही होते हैं। तो जब वनस्पति ही विरल है तो इनको कहाँ से ह्यूमस प्राप्त हो सकेंगे पत्तों के गिरने से। आगे चलते हैं। मिट्टी का अगला एरिड सॉइल, एरिड सॉइल जिसको कि हम मरुस्थली मिट्टी भी कह सकते हैं। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, खास करके इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल बाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। तो ये है इस मिट्टी का बनावट। ये राजस्थान में मिलता है। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में एक झील है, सांभर झील, जहाँ से नमक बनाया जाता है। तो इसी से आप कल्पना लगा सकते हैं कि वहाँ की मिट्टी कितनी नमकीन है। अब आगे चलते हैं। एक और मिट्टी जिसको कि हम वन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल भी कह सकते हैं। ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा उपलब्ध है। इन मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टर होती हैं, परंतु ऊपरी ढलानों में इनका गठन मोटे कणों में होता है। हिमालय के हिमाच्छिद जो बर्फ से ढकी क्षेत्र है, उनमें ये मृदा का वहाँ पर बहुत अपर्दन होता है, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी ऊपर से नीचे आते हैं, तो जो मृदा बनते हैं वो पूरा बह के नीचे चले आते हैं। अब हम लोग चलते हैं सॉइल एरोजन में, मृदा का अपर्दन में। तो बच्चों आप कल्पना कीजिए कि जो मृदा इतनी मेहनत से बनती है, हजारों साल लग जाते हैं इनको बनने में, कटने में कितना समय लगता है। हवा अगर तेज आया, वर्षा नहीं हुआ है, तो पूरा मृदा धूल बन के उड़ जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अफ्रीका का पूरा सहारा रेगिस्तान, वहाँ का मृदा उड़ करके अर्जेंटीना में जा करके लोएस का मैदान बना दिया। तो बाढ़ आती है कस के, तो उसमें मृदा बह जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जो कि बहुत ही क्विक एक्शन से मृदा का कटाव हो जाता है। और जब मृदा नहीं रहेगा तो वनस्पति नहीं उगेंगे, और वनस्पति नहीं उगेंगे तो जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मृदा को बचाया जाए, इनके अपर्दन को रोका जाए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दित क्रियाएं आमतौर पर साथ चलती है और दोनों संतुलित होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। जब संतुलित रहेगा, चूंकि निर्माण और कटने की यानी कि जिंदगी और मौत की प्रक्रिया तो पूरा सतत जिसको कहा जाए सच्चाई है, यथार्थ है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसमें हम भी अपना इंटरफेयर कर देते हैं, तो इसके वजह से नुकसान ज़्यादा हो जाता है, जिसको कि भरपाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से स्थिति बिगड़ जाती है, और जब स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर मृदा का कटाव एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। मृदा के कटाव को हम कैसे रोकें, कैसे इसको हम बचाएं, मृदा एरोजन को कैसे कम करें, तो इसके लिए ज़रूरी है क्या कि हमें भूमि को कंजर्व करना है, कंजर्वेशन को अपनाना है, क्योंकि
जो क्रमण है वो क्रमण निरंतर चलते रहता है। अपर्दन की प्रक्रिया को भी पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपर्दन की प्रक्रिया नहीं समझेंगे तब तक हम इसका कंजर्वेशन के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो आप समझ लीजिए, पवन, हिमनद और जल, मृदा, ये का जो है ये तीनों अपर्दन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं, जिन्हें हम अवनालिका करते हैं। जैसे वर्षा हुआ तो वर्षा होने के बाद पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो आप देखते होंगे करहा जैसा नीचे मिट्टी कट के आ जाता है और गुल्ली टाइप का, नली टाइप का बन जाता है। इससे मिट्टी का अपर्दन होता है। भूमि जब हम जोतते हैं ढलानों पर, तो अगर हम गलत तरीके से जुताई कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जुताई कर रहे हैं, तो मिट्टी ऊपर से नीचे चली आती है। यह भी मिट्टी की कटाई है। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में जानवर को एक ही जगह चराते हैं तो क्या होगा कि मिट्टी धूल में बन जाएगी, उसका जो कवर है, घास है, वो ख़त्म हो जाएगा और बाकी का काम हवा करेगा और इस तरह से मृदा का अपर्दन होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से मृदा का अपर्दन होता है। आप चंबल घाटी का नाम सुने ही होंगे। चंबल घाटी, जहाँ पर कि चट्टान का एक कंकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी दूर से देखने में लगता है कि खाली चट्टान है, बीहड़ है, ऊंचा नीचा कहीं भी समतल भूमि नहीं है। हालांकि वो वनों से ढका है, लेकिन इतना बेहतरीन जमीन होने के बावजूद भी वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। याद रखिए, चंबल घाटी जो है वो अवनालिका अपर्दन का एक जीता जागता उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपको अवनालिका अपर्दन का ये चित्र भी है, इसको आप देख सकते हैं। ये अवनालिका अपर्दन है। आगे हम लोग अब देखते हैं इसमें कि आखिर हम मृदा को कैसे बचाएं। तो मृदा को बचाने के लिए सबसे पहले तो पेड़ को हम कम काटें। दूसरा, खेतों को हम समोच्च रेखीय जुताई करें, यानी ऊपर से नीचे नहीं, बराबर बराबर की भूमि पर हम जोतें। तीसरा, किसी एक प्रदेश में अपने पशुओं को नहीं चराएं, यानी ओवर ग्रेजिंग को रोकें। इसके साथ साथ रासायनिक खादों का हम कम से कम प्रयोग करें। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती करें, टेरेस फार्मिंग करें। तो इस तरीके से ये सारे मेथड को हम अपना करके भूमि को अपर्दन होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर मृदा है तो फिर हम हैं, मृदा नहीं है तो हम नहीं हैं। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर आज यहाँ समाप्त हुआ। शीघ्र ही अब हम सेकंड चैप्टर का वीडियोज का पार्ट बाय पार्ट लोड करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार रेगुलर हम हर पार्ट का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और घर बैठे ही आप पूरी की पूरी बोर्ड की तैयारी कर लेंगे। क्योंकि लॉकडाउन अभी वैसे तो 1 तारीख से कुछ कम हो रहा है, किंतु ये समझ लीजिए कि इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा। स्कूल को अभी खुलने की संभावना भी काफ़ी कम है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।